राघव एक गरीब किसान था। उसके पास एक बंजर भूमि का टुकड़ा था और एक भैंस थी। राघव अपनी भैंस को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी पत्नी राधिका उससे कहती है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही इतनी जायदाद है कि उसे बेच भी सके। एक जमीन का टुकड़ा है तो सही। हाँ हाँ भाई, वो जमीन का टुकड़ा जिस पर कुछ भी नहीं उगता, बंजर टुकड़ा। एक दिन की बात है जब राघव की भैंस बीमार हो जाती है और राघव और राधिका चिंतित हो जाते हैं। अरे ये भैंस तो बीमार हो गई। इसके दूध से कुछ पैसे आते थे, अब वो भी बंद हो गए। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही तो होता है कंगाली में आटा गीला होना। एक तो हमारे पास वैसे ही कमाने का कोई जरिया नहीं था और ऊपर से ये भैंस भी बीमार हो गई। अरे जानवर बीमार तो हो ही जाते हैं, मौसम भी तो बदलता रहता है, इसमें इसका क्या दोष है? इस भैंस के दूध के ही जरिए तो हम अपना पेट भरते थे, अब इसका दूध भी नहीं बिकेगा। तसल्ली रख, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एक तो वैसे ही भैंस कम दूध देती थी और ऊपर से तुम थे कि इसको फ्री में बांटा करते थे। जितना पैसा आना चाहिए था इसका दूध से वो भी नहीं मिलता था। अब हम क्या करेंगे? मैं किसी से उधार मांग कर ले आता हूँ, क्या पता कोई कुछ पैसे दे दे, हम इसका इलाज करवा देंगे। आखिर कहाँ जा रहे हो? आता हूँ अभी। राघव सेठ के पास जाता है और उससे उधार पैसा मांगता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरे भैंस बीमार हैं, उसके इलाज में बहुत पैसे लगना है और मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। मेरी जमीन का एक टुकड़ा है, वो जमीन का टुकड़ा जिस पर कुछ उगता नहीं, उसके तो सिर्फ मैं 2000 ही दे सकता हूँ। सेठ, वो इतनी महंगी जमीन और आप हजारों के दाम में लेना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? राघव, वो एक बंजर जमीन है, उस पर कुछ भी नहीं होने वाला, उसके मैं हद से हद 3000 दे सकता हूँ। 3? बस इतने में तो मेरे भैंस का इलाज भी मुमकिन नहीं होगा। एक तो मैं जमीन का टुकड़ा दूं और उसके बाद कोई फायदा ना हो तो ऐसे सौदे से क्या फायदा? राघव सेठ के घर से वापस आ जाता है और सोचता है, मैंने अपने दोस्त अंकित को फ्री में बहुत दूध पिलाया है, जिसकी वजह से राधिका भी नाराज हो जाती है। आज उससे कुछ पैसे मांगता हूँ, उम्मीद है वो मना नहीं करेगा, आखिर वो मेरा दोस्त है। राघव अंकित के घर पहुँचता है। अंकित मेरे दोस्त, बहुत समय तक मैंने तुझे फ्री में दूध पिलाया है, आज मुझे कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है, उधार समझकर ही मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी भैंस बीमार है। एक गिलास दूध में तू क्या मुझे लूटना चाहता है? कभी कभी दूध पिला दिया तो तूने समझा कि अंकित से अच्छी रकम लूट लेगा। यार क्या कह रहा है, तू तो मेरा दोस्त है ना? अरे मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, चला जा यहाँ से। एक गिलास दूध क्या पिला दिया, तूने तो मुझ पे अपना हक ही बता दिया। राघव मुंह लटकाकर आ जाता है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? राधिका, ये सब दौलत को सलाम करते हैं, आज मेरे पास भैंस के इलाज के लिए पैसे नहीं है, अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगी, पर मुझे आज कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। राधिका अंदर जाती है और अपना एक सोने का हार ले आती है। ये लो, इसको बेचकर कुछ पैसा ले आओ, जिससे हमारी भैंस का इलाज तो हो जाए, और समय रहते इसका इलाज हो गया तो ये फिर दोबारा हमें दूध देना शुरू कर देगी। पर ये तो वो हार है ना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी थी? हाँ वही हार है, पर इस हार को मैं अलमारी में रखकर हुए क्या करूँगी? अगर ये हमारी मुसीबत में काम आए तो इसका फायदा है, नहीं तो ये अलमारी में रखा हुआ बढ़ेगा नहीं, उतना ही उतना रहेगा ना। पर मैं ये हार नहीं बेच सकता। मैं कुछ नहीं जानना चाहती, तुम ये हार बेचकर भैंस का इलाज करा दो। राधिका के समझाने पर राघव उस हार को बेच आता है और उसी वक्त गांव में भीड़ लगी होती है। राघव भीड़ के पास पहुंचता है। तुम्हारा नाम राघव है? हाँ महाराज, आपको कैसे पता? राघव, तू अत्यंत चिंतित है,
अपना खेत मत बेच, उसमें खजाना गड़ा हुआ है। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, सुबह 4 बजे जब तू उस खेत को खोदेगा तुझे खजाना मिल जाएगा। क्या सच में महाराज? अगर मुझे उस खेत में गड़ा खजाना मिल गया तो फिर मेरी सारी समस्या दूर ही हो जाएगी। ये सब बातें गांव वाले सुन लेते हैं और सुबह 4 बजने का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह जब 4 बजते हैं तो गांव वाले राघव के खेत पर आ जाते हैं। क्या भाई, सच में राघव के खेत में खजाना गड़ा हुआ है? हो सकता है भाई, क्योंकि उस साधु की सारी बातें सच निकलती है। तो क्या पता राघव की बंजर जमीन के नीचे भी खजाना गड़ा हुआ हो। तभी राघव फावड़ा लेकर आ जाता है और मंत्र को बोलते हुए खेत में खुदाई करता है। थोड़ा सा खोदने पर उसे एक मोतियों का हार मिलता है। अरे वाह, राघव को तो खजाना मिल गया। साधु की बात तो सच हो गई। साधु ने राघव के कान में ऐसा क्या मंत्र फूंका जो जमीन मोती उगने लगी। उसी भीड़ में खड़ा सेठ भी ये सब देख रहा होता है। अब सेठ के मन में लालच आ जाता है। राघव उस भीड़ के सामने खड़ा होकर कहता है, अरे वाह, ये तो जादुई मोतियों का हार है। इसको मैं अपनी बीमार भैंसों को खिलाता हूँ, क्या पता वो ठीक हो जाए। राघव उस मोती के हार में से एक मोती तोड़कर जैसे ही अपने भैंस को खिलाता है तो बीमार भैंस ठीक हो जाती है। सेठ राघव के पास पहुंचता है। राघव, मैंने तुम्हारी जमीन का दाम आंका था। मैं तुम्हें इसके 25 लाख देना चाहता हूँ। तुम ये जमीन मुझे दे दो। ऐसे कैसे हो गया? तब तो आप 3000 में जमीन खरीदना चाहते थे और आज आप 25 लाख देना चाहते हैं। सोच लो सेठ। राघव, तुम चाहे कितनी भी कीमत लगा लो अपनी जमीन की, पर मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। और मुझे वो जादुई मंत्र भी बता दो जो साधु ने तुम्हें बताया था। सेठ, जमीन तो मैं बेच दूं और मंत्र भी आपको बता दूं, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मंत्र काम करेगा। और हाँ, मेरी ये शर्त है कि एक बार अगर मैंने जमीन दे दी तो मैं किसी भी हालत में वो वापस नहीं लूंगा। अरे ठीक है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। राघव सेठ को मंत्र बता देता है और सेठ जमीन की खुदाई करना शुरू कर देता है। वो मंत्र बोलता जाता है परंतु उस जमीन के अंदर कुछ नहीं निकलता। सेठ भागा भागा गुस्से में लाल पीला होकर राघव के पास आता है। राघव, ये क्या मजाक था? उस जमीन के अंदर तो कुछ भी नहीं निकला। सेठ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जमीन वापस नहीं लूंगा और मंत्र काम करेगा, ये मेरी गारंटी नहीं थी। सच बताओ राघव, बात क्या है? सेठ, बात यह है कि उस जमीन में कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है और ना ही वो मंत्र सच्चा है। जब आपने मेरी जमीन की कीमत इतनी कम लगाई, मुझे ठगना चाहा, तब मैंने सोचा कि आपको सबक सिखाना जरूरी है। वो कोई साधु नहीं था बल्कि मेरा मित्र था। और जमीन में जो आपने मोतियों का हार देखा वो नकली हार था जो मैंने कुछ देर पहले ही जमीन में गाड़ा था। और वो मोती जो तुमने अपने भैंस को खिलाया था? हाँ, वो भी एक नाटक था। मैंने भैंस को मोती खिलाने से पहले अपनी बीवी के गहने बेचकर दवाई खरीदी थी और उसको खिलाई थी, जिसकी वजह से वो ठीक हो गई है। परंतु सबको लगा कि वो मोती खाने से ठीक हो गई थी। राघव, तुमने तो मुझको ठग लिया। मैं तो उसे जादुई मोतियों का हार सोच रहा था। उससे अमीर हो जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा, ये सोच रहा था। परंतु वो तो सब एक नाटक था। सेठ अपनी सिर पकड़कर बैठ जाता है और कभी भी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करता। वो राघव से वादा करता है कि वो अब ईमानदारी से अपना धंधा करेगा और किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। जादुई साबुन। रामलाल और सुधा अब बूढ़े हो चले थे। अपनी सारी जिंदगी उन्होंने जो भी कमाया सब अपने दोनों बेटों के परवरिश में लगा दिया। अब उनके बुढ़ापे का सहारा उनके 2 बेटे ही थे, लेकिन दोनों बेटे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते थे। क्या माँ, रोज ये सूखी रोटी बना देती हो? मुझे नहीं खाना है। सूखी रोटी मेरे गले में फंस जाती है। बेटा, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही। अब मुझसे काम नहीं होता।
मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया है वो तुम दोनों के परवरिश में लगा दिया है। दो जवान बेटे घर पर है, फिर भी बाप को काम करना पड़ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम लोग कुछ काम तो कर लो। अब हमसे खेती तो होने से रही, हम शहर जाकर कुछ नौकरी कर लेंगे। हाँ, वैसे भी आप दोनों के पास हमें देने के लिए कुछ है नहीं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मुझे और तुम्हारी माँ को कौन संभालेगा? वो सब आप लोग देख लीजिए। अगले दिन रोहित और राज घर से बचा हुआ सारा पैसा लेकर शहर चले जाते हैं। रामलाल और सुधा घर में अकेले रह जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक टाइम का खाना होता है। सुनिए, घर में बस एक टाइम का चावल बचा है। आप जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ला दीजिए, हम लोग नमक और चावल खा लेंगे। हे भगवान, बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। रामलाल जंगल जाकर अपने कांपते हाथों से लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं होने के वजह से उसे लकड़ी काटने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी रामलाल को किसी जानवर के बच्चे की चिल्लाने का आवाज आई। अरे यह किसी जानवर के बच्चे की आवाज लगती है। ऐसा मालूम होता है वो किसी तकलीफ में है, मुझे उसकी मदद करना चाहिए। रामलाल इधर उधर घूमकर उस आवाज का पीछा करने लगता है। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक लोमड़ी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ मिलता है। वो बच्चा गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। रामलाल उस बच्चे को उस गड्ढे से निकालने में मदद करता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा बच्चा है, ये खेलते वक्त इस गड्ढे में गिर गया था, आपने इसकी जान बचाई है। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई लोमड़ी हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं तो किसी और से क्या मदद लेना। मैं आपको एक जादुई साबुन दे रही हूँ, शायद ये आपके कुछ काम आ जाए। इतना बोलकर लोमड़ी साबुन वहीं रखकर चली जाती है। रामलाल वो साबुन अपनी जेब में रख लेता है और आसपास पड़ी लकड़ी लेकर घर चला जाता है। अरे ये क्या, आपके कपड़े में मिट्टी कैसे लग गई? एक लोमड़ी के बच्चे को बचाने में गंदे हो गए। हमारे पास खाने के तो पैसे है नहीं, अब आपके कपड़े कैसे धों? ये लो साबुन, इससे धो देना। ये साबुन तो बहुत बड़ा है, मैं इसके 4 टुकड़े कर देती हूँ, बाद में काम आएगा। सुधा साबुन का 4 टुकड़े करके एक टुकड़े से रामलाल के कपड़े साफ कर देती है और अगले दिन जैसे ही वो उस साबुन को देखती है वो बोलती है, अरे ये देखिए, मैंने कल इस साबुन के 4 टुकड़े करे थे, लेकिन अब तो ये फिर से उतना ही बढ़ गया। अरे ये साबुन मुझे जादुई लोमड़ी ने दिया था, लगता है ये कोई जादुई साबुन है। क्यों ना हम इस जादुई साबुन का व्यापार कर ले, इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा बुढ़ापा भी कट जाएगा। रामलाल और सुधा जादुई साबुन के टुकड़े कर उसे बेचने लगते हैं। उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। यह बात राज और रोहित को पता चलती है। ये सुनकर दोनों गांव वापस आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अब यहीं रहकर आप दोनों की सेवा करेंगे और काम में हाथ बटाएंगे। अरे मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही तो है। रोहित और राज को जादुई साबुन के बारे में पता चल जाता है। दोनों के मन में लालच आ जाता है। क्यों ना हम ये सारे जादुई साबुन चोरी कर ले और शहर जाकर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। हाँ, आज रात ही हम लोग यहाँ से साबुन लेकर शहर चले जाएंगे। दोनों रात में सारा सामान चोरी करके भाग जाते हैं। सुबह जब रामलाल और सुधा उठते हैं और सारा सामान समेत राज और रोहित को गायब देखते हैं तो उन्हें अपनी हालत पर रोना आ जाता है। इधर रोहित और राज शहर पहुंचते ही उनका सारा साबुन और सामान गायब हो जाता है। अरे हमने जादुई साबुन चोरी किया, इसीलिए हमारा सारा सामान गायब हो गया। हमें गांव जाकर माफी मांगनी चाहिए। राज और रोहित वापस गांव जाकर रामलाल और सुधा से माफी मांग लेते हैं और फिर कभी ऐसे गलती नहीं करने का कसम खाते हैं। रामलाल दोनों को माफ कर देता है। माफ करते ही गायब हुआ सारा सामान वापस आ जाता है।